नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अनीता कुमारी एनसीईआरटी बुक 9th क्लास चैप्टर 1 का फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कुछ बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि ये 4th वीडियो है। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित बन चुका है। अब उसके आगे देखते हैं कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, और हुई थी तो कैसे हुई थी और क्या हुआ था उनके उनके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप में शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने तो ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई व तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने घर पर अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पावरोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद की राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में थे। अब देखिए महिलाओं की स्थिति कैसी थी। महिलाओं को लगता था कि फ्रांस की सरकार जो है हम लोग के प्रति सोचेंगे और कुछ ध्यान देंगे, पर नहीं सोचे। नहीं सोचने के वजह से महिलाओं के जीवन में क्या हुआ, बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा। तो तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाओं के जीवन निर्वाह करने के लिए वो क्या करती थी, काम करती थी। जैसे कि सिलाई बुनाई भी करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजार में फल फूल सब्जियां बेचती थी और संपन्न घरों में क्या करती थी, घरेलू काम करती थी। अगल बगल में को अमीर परिवार के घर से संबंधित होते थे, उनके घरों में ये क्या करते थे, तीसरे स्टेट की महिलाएं काम करने जाती थी ताकि उनके घर चल सके, उनके बच्चे पढ़ सके, जी सके। उसके बाद सारी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी करती थी। अगर वहाँ के सरकार अगर सोचते इन लोग के बारे में तो महिलाओं की ये स्थिति नहीं आती। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। नहीं थे तो क्यों नहीं थे? क्योंकि महिलाएं खुद अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए दूसरे के घरों में काम करती थी। और क्या होता था, वो खुद को अपने अपने आप में ढाल लेती थी और उनको कभी मौका ही नहीं मिला। उन महिलाओं को शिक्षण ग्रहण करने का मौका ही नहीं मिला। केवल कुलीन की लड़कियां अथवा दूसरे स्टेट की लड़कियां और तीसरे स्टेट की लड़कियां कोई कोई अपवाद में अमीर रहती थी, उनकी लड़कियां कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी करा दी जाती थी। अभी भी यही नियम लागू है। जब लड़कियां पढ़ लिख जाती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, तो उनके माता पिता खुशी खुशी से उनकी शादी कर देते हैं। अब कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था। अपने परिवार को देख रेख के लिए दूसरे के घरों में काम करती थी। अपना जीवन व्यतीत करने के लिए वो दूसरों के घर में काम करके अपने बच्चों को पालन पोषण करती थी, जैसे कि खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पारोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करती थी। उनकी मजदूरी फिर भी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब खोल दिए। जब किसी को पूर्ति नहीं होता है तो महिलाओं ने, जाहिर सी बात है कि किसी के ज़िंदगी में अगर बहुत बड़ा मुसीबत आया हो और उसके पास कुछ भी ना हो और जीने का सहारा भी नहीं हो, तो क्या कीजिएगा, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है। तो महिलाओं के साथ भी ऐसा ही स्थिति आई और उन महिलाओं लोग को बहुत ही ज़िंदगी कठिनाई से बीता। और उन लोगों ने मिल करके एक फैसला किए कि नहीं, हम लोग को एक राजनीतिक क्लब खोलना चाहिए जिसमें हम लोग वहाँ पे कुछ काम कर सके और जी खा सके। और अखबार निकाले। फ्रांस विभिन्न नगरों में महिलाओं के 60 क्लब अस्तित्व में आ गया था। आप लोग जरूर ऋग्वेदिक काल पढ़े होंगे। उसमें एक होता है ऐतरेय ब्राह्मण। उसमें कहा गया था कि महिलाओं को दुखों का बोझ समझा गया है। सोचिए, उस समय ऋग्वेदिक काल जो था, उस समय महिलाओं को ऐतरेय ब्राह्मण में दुखों का बोझ समझा गया था और अभी भी समझा जाता है।
अभी भी वो नियम नहीं बदला है। बेटियों को बहुत सारी बलिदान देनी पड़ती थी और अभी भी देनी पड़ रही है। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। कहने का मतलब है कि महिलाओं ने जो राजनीतिक क्लब खोली थी उनमें से 60 क्लबों में से एक क्लब का नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाओं को कहना था कि जिस तरह से पुरुषों को वेतन भत्ते या तो फिर जो मजदूरी मिलती है वो हम लोग को भी मिले, और इसलिए क्लब में भी बात रखी थी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय निष्क्रिय नागरिक का दर्जा महिलाओं को कब दिया गया था, तो 1791 में दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। कहने का मतलब है कि महिलाओं ने मताधिकार के लिए, असेंबली के लिए, चुने जाने के लिए, पदों में ऊंची ऊंची पदों के लिए मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा, तभी क्या होगा, सरकार के प्रतिनिधि में अच्छा विकास हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा के अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए क्या किए, कानून बनाए। और सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा का अनिवार्य बना दिया गया और उनके पिता उनके मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द और औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। जब यहाँ का कानून चेंज हुआ, यहाँ का स्थिति चेंज हुआ फ्रांस में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि महिलाएं पढ़ लिख सकती थी। और शुरू में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। उनके मतलब शादी जो होती थी वो उनके मर्जी से कर दिया जाता था, लेकिन सभी चीज़ चेंज हो गया। शादी जो है वो उनके खिलाफ नहीं होने लगा। शादी उनके स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी दे दी गई, अधिकार दे दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, मतलब कहीं भी व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकार के लिए महिलाओं को संघर्ष जारी रहा। फिर भी इतना कुछ छूट मिलने के बाद भी उनका संघर्ष जारी रहा। आतंक राज्य के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू कर दिया गया। मतलब जो 60 क्लब जो खोले थे उसमें से एक था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, मतलब इसको बंद करने की बात कही गई। और क्या हुआ कि महिलाओं का संघर्ष तो जारी रहा ही और इस कानून को लागू कर दिया गया कि नहीं खोलना है, ये क्लब को नहीं खोलना है। और उसे क्या करने लगा, महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया, कुछ महिलाओं को। और इसलिए चढ़ा दिया गया क्योंकि क्लब नहीं बंद करना चाहती थी, क्लब को खोलना चाहती थी। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ के अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। अब देखिए क्या है स्थिति कि राजनीतिक अधिकार महिलाओं को संघर्ष तो जारी रहा ही। उस समय क्या हुआ कि क्लबों को बंद करने की बात कही गई, बहुत सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया
उसके बाद क्या हुआ कि किसी को, बहुत सारी महिलाओं को फांसी भी चढ़ा दिया गया। इसलिए चढ़ा दिया गया क्योंकि वो क्लब बंद नहीं करना चाहती थी। इसलिए मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में अनेक देशों तक चलता रहा। उन्हें 19वीं सदी से 20वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना कि महिलाओं को कितनी सदी तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन का जरिए बना रहा, तो 19वीं से 20वीं सदी तक। 19वीं से 20वीं सदी तक उन्हें फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों की प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। मतलब फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की राजनीतिक जो सरगर्मियों का प्रेरक जो स्मृति था, उन्हें क्या रखा गया, जिंदा रखा गया। अंततः उन्हें खुशियाँ मिल ही गई। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। यानी कि महिलाओं की, फ्रांस की क्रांति में महिलाओं को कब से वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया, तो 1946 से दिया गया। अब यहाँ आगे देखते हैं कि यहाँ क्या दिया। बॉक्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं, कई एग्जामों में बॉक्स से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ क्रांतिकारी महिला ओलंप द गुर्ज 1748 से 1793 का जीवन है यहाँ पे इनका। ओलंप दे गुज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र का मूलभूत अधिकार से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्हें सन 1791 ईस्वी में महिला एक एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 ईस्वी में ओलंप दे गुंज ने महिला क्लब को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। कहने का मतलब है कि एक क्रांतिकारी महिला थी जिनका नाम था ओलंप दे गुजे। क्या नाम था? ओलंप द गुजे। ये 1748 से 1793 ईस्वी तक इनका ये पीरियड था, शासन था। ओलंप दे गुजे जो थे क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप में सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान एक बनाया था, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। इन्होंने जो दिया, ये महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण जो संविधान बना था उसको क्या करने लगा, घोषणा पत्र के माध्यम से विरोध करने लगा। उसमें महिलाओं को मानव मात्र के उन्मूलन और मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। कहने का मतलब है कि महिलाओं को जो मूलभूत आवश्यकता होती थी उससे वंचित कर